हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो हमारा चल रहा है विजन आईएएस 2021 का टेस्ट सीरीज नंबर 22। ठीक है, उसी का आज ये थर्ड पार्ट है। दो पार्ट इसके हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इसका जो फोर्थ पार्ट है ये आपको शाम को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 51, तो इसमें कहा गया कि भारत में बीमा क्षेत्र के संदर्भ में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा दो खंडों की बाजार हिस्सेदारी में निजी क्षेत्र का वर्चस्व है। सेकेंड है कि भारत में बीमा क्षेत्र संबंधी निवेश सकल घरेलू उत्पाद के जो आपको 10% से अधिक देखने को मिलेगा। तो ये गलत है, ये 10% से अधिक नहीं है। इसमें इसमें ये जो आपको देखने को मिलेगा जो जीडीपी का हिस्सा इसमें आता है, जीडीपी के सकल घरेलू उत्पाद के 3%, 3.7% के करीब आता है ये। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया। और जो ये कहा गया है कि बीमा क्षेत्र में और गैर बीमा दोनों में जो ये तुम्हारी निजी क्षेत्र की कंपनी है इनका हिस्से वर्चस्व है, तो ये गलत है ये भी, क्योंकि जीवन बीमा में इनका 31.3% देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर गैर जीवन बीमा के बारे में देखें तो इसका 56% इसमें हिस्सा है। ठीक है, तो गैर जीवन बीमा में इनका वर्चस्व है लेकिन जो निजी क्षेत्र का, ठीक है, लेकिन जीवन बीमा में इनका वर्चस्व नहीं है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। इसमें कहा गया है कि भारत में पेटेंट अधिकारों के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि भारत में प्रदान किया गया पेटेंट संबंधी संरक्षण डब्ल्यूटीओ के अन्य देशों में डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्य देशों में भी लागू होता है। सेकेंड है कि पेटेंट संबंधी संरक्षण की मियाद 10 वर्ष के लिए होती है और केवल उत्पादों का पेटेंट किया जा सकता है, प्रक्रिया का नहीं। तो ये गलत देखो स्टेटमेंट है। ठीक है, और इसमें बताना है कि कौन से गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसमें देखो पेटेंट और प्रक्रिया दोनों का मतलब इसमें शामिल किया जाता है, इनका पेटेंट दिया जाता है, लेकिन जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, प्रक्रिया में एक्चुअली इसमें नियम होते हैं कि जो इनका मतलब जो प्रोसेस होती है उसमें जो पेटेंट का एक्ट है उसकी धारा 3 और 4 में जो चीज़ें आती हैं, ठीक है, प्रोसेस के प्रोसेस के संबंध में, ठीक है, तो उनको छोड़ के सभी प्रोसेस को इसमें शामिल किया गया है। तो ये हमारा गलत हो गया। और ये पेटेंट संरक्षण की मियाद जो है 20 वर्ष की होती है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। और जो कहा गया है कि फर्स्ट वाले में, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि अगर भारत में आपने पेटेंट करा रखा है किसी चीज़ का तो डब्ल्यूटीओ के अन्य सदस्य उसे लागू नहीं करेंगे। तो ये भी हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो मतलब देश होता है, देश संबंधित जो प्रत्येक देश को पेटेंट प्राप्त मतलब प्रत्येक देश में पेटेंट प्राप्त करना होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट गलत है। तो तीनों गलत है स्टेटमेंट, तो इसके गलत स्टेटमेंट पूछे गए थे, तो हमारा इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 53। तो इसमें कहा गया है कि भारत नवाचार सूचकांक के बारे में बताना है। ठीक है, इनोवेशन जो इंडियन इनोवेशन इंडेक्स के बारे में, तो कौन जारी करता है इसे, तो नीति आयोग है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान है, डी है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। ठीक है, तो इसका देखो ए वाला ऑप्शन सही है, नीति आयोग द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। तो इसमें कहा गया है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के बारे में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो इस क्षेत्र का विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य वर्धन एक चौथाई से अधिक है। सेकेंड है कि विश्व व्यापार में जो ये जो प्रोसेसिंग खाद्य फूड वस्तुओं के जो निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 5% से कम है। ठीक है, तो जो ये कहा गया है इसमें, तो 5% से कम है। तो देखो ये सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि इसमें 5% नहीं मतलब 5% से कम देखने को मिलेगी। ये मतलब एग्जैक्टली ये 3.2% है। ठीक है, 2.3% है। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 5 के नीचे ये देखने को मिलेगी। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो ये इस क्षेत्र का विनिर्माण क्षेत्र में सकल घरेलू मूल्य वर्धन में एक चौथाई की बात की गई थी, लेकिन ये तो अब केवल 8% के करीब देखने को मिलेगा। ठीक है, 8.3
प्रतिशत के संबंध में देखने को मिलेगा, तो बहुत कम है। तो ये 25% की बात कर रहे थे, तो ये गलत हो गया हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। तो इसमें कहा गया कि जलवायु परिवर्तन के प्रति सुनम्य होने के कारण मोटे अनाज, कुपोषण, भुखमरी और खाद्य सुरक्षा की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि मोटा अनाज यानी जो मिलेट्स होते हैं एक सामान्य शब्द है जो केवल उष्णकटिबंधीय, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की छोटी बीज वाली अनेक वार्षिक घासों के सामूहिक रूप को ये दर्शाता है। ठीक है, सेकेंड है कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। थर्ड है कि गेहूं और चावल की तुलना में अनाज में कम पोषण, मतलब मोटे अनाज कम पोषण प्रदान करते हैं। तो ये गलत है। ये गेहूं और चावल की तुलना में जो मोटे अनाज होते हैं इनमें ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा पोषक तत्व प्रदान करते हैं शरीर को हमारे। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और ये हमारा सेकेंड तो सही है, क्योंकि जो कृषि एवं खाद्य एवं कृषि संगठन है इसके द्वारा 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है। तो ये सही है। और फर्स्ट वाला ये भी गलत है कि इसमें क्या कहा गया है कि केवल उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही ये उगाए जाते हैं। तो ये गलत है। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और जो शीतोष्णकटिबंधीय होता है इसके शुष्क क्षेत्रों में ये उगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट केवल सही है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 56। तो इसमें कहा गया कि विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के बारे में हमको बताना है कि कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि विश्व व्यापार संगठन ने देशों को विकसित एवं विकासशील देशों के रूप में परिभाषित करने का मापदंड निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, सेकेंड है कि यह उन देशों की पहचान अल्प विकसित देशों के रूप में करता है जिन्हें विश्व बैंक द्वारा यह दर्जा प्रदान किया गया है। तो देखो ये विश्व बैंक नहीं, जो UN है। ठीक है, UN के द्वारा जो ये अल्प विकसित का दर्जा प्रदान किया गया है उनको, मतलब ये उनके बारे में ये बात करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही है। और ये UN के लगभग 47 कंट्री जो है उन्हें अल्प विकसित रूप में घोषित किया गया है। जो WTO है, ठीक है, उसमें इसके 36 कंट्री शामिल हैं। ठीक है, तो ये अल्प विकसित 36 कंट्री इसमें WTO में है। ठीक है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन ने देशों को विकसित और विकासशील देशों के रूप में परिभाषित करने का मापदंड निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। देखो ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये मतलब हमको उसमें एक सही होगा एक गलत होगा, ये इसमें पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 57। तो इसमें कहा गया है कि पेटेंट प्रक्रिया के बारे में बताना है हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि पेटेंट प्रक्रिया पेटेंटीकृत उत्पाद को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करता है। सेकेंड है कि पेटेंट प्रक्रिया पेटेंट की व्यवस्था पेटेंटीकृत उत्पाद के विनिर्माण हेतु उत्क्रम अभियांत्रिकी के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। उत्क्रम मतलब जो रिवर्स इंजीनियरिंग होती है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है। तो देखो इसमें ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये ऐसे उत्पादों को जो कहा गया है, तो इसमें मतलब जो उत्क्रमण के लिए पेटेंट प्रक्रिया व्यवस्था पेटेंटीकृत उत्पादों के विनिर्माण हेतु उत्क्रम अभियांत्रिकी के प्रयोग को प्रतिबंधित करती है। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये क्या होता है कि ये इसको प्रमोट करता है, और इसमें ये जो औषधि निर्माता कंपनी है वो इसका इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ये पहले पेटेंट किसी दवा का करवाया, ठीक है, इन लोगों ने, लेकिन बाद में क्या करते हैं कि थोड़ा सा चेंजेस करके उसमें दोबारा उसका पेटेंट ले लेते हैं जब उस दवा का पेटेंट ख़त्म होने वाला होता है। ठीक है, तो ये क्रिया चलती रहती है, तो वो काफ़ी इससे फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि ये पूर्ण सुरक्षा, ये पेटेंट जो प्रक्रिया पेटेंट होता है, प्रोसेस पेटेंट, ठीक है, इसमें क्या होता है कि इन्हें पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान नहीं होती। इसमें जो मैन्युफैक्चर की जो टेक्नोलॉजी और जो प्रोसेस होती है उसके संबंध में इनको जो सुरक्षा प्रदान होती है। तो ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा 58। तो इसमें मिशन ई क्रांति के बारे में बताना है हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसका लक्ष्य सभी सरकारी योजनाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरण करना है। सेकेंड है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति कार्यक्रम स्तर के नीतिगत निर्णय लेती है। ठीक है, तो देखो इसमें ये तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो भी ये मिशन ई क्रांति है इसके अंतर्गत आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति कार्यक्रम स्तर के नीतिगत निर्णय लेती है और इसका लक्ष्य सभी सरकारी सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरण करना है। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 59। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कृषि बाजारों पे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का प्रभाव है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह कृषि मूल्य श्रृंखला के विकास को कमजोर कर सकता है। ठीक है, सेकेंड है कि यह उत्पादों के लाभ में वृद्धि करता है, यह खाद्य भंडारण भंडारण अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करता है, यह जीवंत वस्तु व्युत्पन्न बाजारों के विकास को बढ़ावा देता है। तो देखो ये भी सही है इसके संबंध में कि ये वस्तु बाजारों को बढ़ावा देता है और भंडार संरचना में निवेश को प्रोत्साहित करता है, उत्पादों के लाभ में वृद्धि करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा है, लेकिन ये जो है हमारा ए वाला ऑप्शन ये हमारा गलत है इसके संबंध में। ठीक है, प्रभाव के बारे में बात की जा रही है, तो यही ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यह कृषि मूल्य श्रृंखला के विकास को कमजोर करता है कहा गया है। तो ये देखो ये जो होता है ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इसी के संबंध में ये हमारा गलत है। और सरकार द्वारा जो ये वस्तु का किसी भी वस्तु का उत्पादन आपूर्ति और वितरण का ये नियंत्रण रखती है इसके अंतर्गत, और किसी भी वस्तु को इस एक्ट के अंतर्गत मतलब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत किसी भी वस्तु को आवश्यक घोषित कर सकता है। ठीक है, तो ये इस एक्ट के अंतर्गत सरकार के पास पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 60 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया कि हरित क्रांति के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो इसे 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया था। सेकेंड है कि इसने मक्का और बाजरा के उत्पादन में वृद्धि की थी। इसने विशिष्ट जीन प्रारूप वाली प्रणाली की किस्मों को विस्तारित किया है। तो देखो ये जीन प्रणाली तो थी, लेकिन विस्तार जो किया था उसमें जो हाई यील्ड वैरायटी थी, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया था इसमें। तो ये तो हमारा गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, और इसमें ये कहा गया कि मक्का बाजरा तो नहीं, मक्का बाजरा नहीं, इसमें गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो ये भी हमारा गलत है। और ये कह रहे हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में ये हरित क्रांति जो आई थी, तो ये भी गलत है, क्योंकि जो हरित क्रांति का टाइम ड्यूरेशन था तो ये 1966 से 67 में देखने को मिलती है। ठीक है, तो और इस समय तो इंडिया में आपको देखने को मिलेगा, तो ये जो पंचवर्षीय योजनाओं का अवकाश काल चल रहा था। ठीक है, तो ये किसी भी पंचवर्षीय योजना में जो लॉन्च नहीं किया गया था हरित क्रांति। ठीक है, तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। और आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि जो ये योजना अवकाश काल था वो कितने से कितने टाइम ड्यूरेशन का था। ठीक है, तो ये बताना है, और अगर पता हो कि ये किस लिए था तो ये भी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। तो इसमें कहा गया कि भारतीय तेंदुआ के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये मतलब क्यों न्यूज में है, क्योंकि अभी इसका 2018 का एक जनगणना डाटा रिपोर्ट देखने को मिली थी। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट है कि वे शुष्क रेगिस्तानों में और हिमालय में वृक्ष रेखा से ऊपर के क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं। सेकेंड है कि राजस्थान तेंदुआ परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। थर्ड है कि भारत के राज्यों में तेंदुओं की सर्वाधिक जो संख्या है मध्य प्रदेश में है। तो देखो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश में इसकी जो तेंदुओं की जो अभी रिपोर्ट जनगणना रिपोर्ट आई है उसमें 65% तेंदुआ जो आपको देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। सेकेंड वाला भी सही है, क्योंकि राजस्थान ने तेंदुआ परियोजना शुरू की है और ये पहला राज्य है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। और फर्स्ट वाला जो कहा गया है तो ये भी सही है, क्योंकि वे शुष्क रेगिस्तानों में और हिमालय में वृक्ष रेखा से ऊपर नहीं पाए जाते हैं, ये उसके नीचे ही देखने को मिलेंगे। मतलब एक ये
जो जैसे ऊंचाई पे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं देखें, ये लाइन होती है कि जहाँ तक वृक्ष वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है, उन्हीं के मतलब नीचे ये पाए जाएंगे, ऊपर नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत के कच्चे तेल कार्यरत बेसिन है, ठीक है। तो बंगाल बेसिन है, असम अराकान फोल्ट बेल्ट है, और मुंबई अपतटीय है यानी मुंबई हाई, ठीक है, और अंडमान निकोबार बेसिन है। तो ये देखो, अंडमान निकोबार बेसिन इसमें नहीं है, ये मतलब ये बंगाल बेसिन है, असम अराकान फोल्ड है, मुंबई अपतटीय है। और ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी बंगाल बेसिन को 8वां बेसिन मतलब तेल उत्पादक क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। तो अभी तक इंडिया में 8 हैं, तो ये 3 तो ये हमारे हो गए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कृष्णा गोदावरी वाला क्षेत्र देखने को मिलेगा, राजस्थान में ये एक है, ठीक है। और कावेरी बेसिन है, खंबत है गुजरात में, और असम शेल्फ है, ठीक है। तो ये 8 क्षेत्र देखने को मिलेंगे आपको कच्चे तेल के। तो 1, 2 और 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 62। तो इसमें कहा गया है कि संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण हेतु प्रयोगशाला के कथनों पर विचार करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यह संकटग्रस्त वन्य जीव संरक्षण हेतु भारतीय वन्य जीव संस्थान की एक जो समर्पित प्रयोगशाला है, इसने कृत्रिम गर्भाधान से सफलतापूर्वक ब्लू रॉक कबूतर, चित्तीदार हिरन और काले हिरन के संततियों को उत्पन्न किया। तो इसमें जो कहा जा रहा है, तो ये देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है, ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसने कृत्रिम गर्भाधान और को सफलतापूर्वक ब्लू रॉक कबूतर, चित्तीदार हिरन और काले जो हिरण हैं उनकी संततियों को उत्पन्न किया है, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि ये जो है भारतीय वन्य जीव संस्थान की एक प्रयोगशाला नहीं है। ये आपको जो CSRI देखने को मिलेगी, उसके साथ जो कार्यरत है, जो हैदराबाद का एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट मतलब जो हैदराबाद का जो सेंटर फॉर जो आपको देखने को मिलेगा सेल एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, उसकी ये प्रयोगशाला देखने को मिलेगी। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और CSIR मतलब जो काउंसिल फॉर साइंस इंडस्ट्रियल रिसर्च जो होती है, ठीक है, उसी के बारे में है ये। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। तो इसमें कहा गया है कि भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो फर्स्ट है कि FDI एक व्यक्ति के साथ साथ संस्थानों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सेकेंड है कि FDI गैर सूचीबद्ध और सूचीबद्ध संस्थाओं में किए जाने की अनुमति है। सी है ऑप्शन की वर्तमान नियमों के अनुसार कोयला खनन गतिविधियों में FDI नहीं किया जा सकता है। और डी है कि भारत में FDI विगत 5 वर्षों में निरंतर बढ़ा है। तो देखो, ये तो देखने को मिला है निरंतर बढ़ा है ये, और ये संस्थाओं द्वारा किया जाता है, व्यक्ति के साथ साथ संस्था भी इसका कर सकती हैं, और गैर सूचीबद्ध और सूचीबद्ध दोनों में किया जा सकता है इसके द्वारा, ठीक है। लेकिन ये जो सी ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि कोयला और खनन की गतिविधियों में ये अभी 100% इसमें FDI जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इसमें कहा गया है कि नहीं, तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 65। तो इसमें कहा गया है कि भारत में पर्यटन के क्षेत्र के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो विगत 5 वर्षों में भारत सरकार का योगदान निरंतर बढ़ा है, ठीक है, और पर्यटन स्थलों का प्रचार करना प्राथमिक रूप से संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है, और अपनी धरोहर अपनी पहचान योजना पर्यटन स्थल को विकसित करने और उन्हें पर्यटन अनुकूल बनाने को परिकल्पित करती है। तो देखो, ये थर्ड स्टेटमेंट भी सही है और सेकंड भी सही है, क्योंकि राज्य का दायित्व है, ठीक है, इसमें कि राज्य सरकार अपने पर्यटन स्थलों को उसका प्रचार प्रसार करेगी, ठीक है। तो ये तो हमारा सही है, और फर्स्ट वाला भी सही है, क्योंकि इसमें विगत 5 वर्षों में ये लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 2019-20 में ये 2075.1211 करोड़ हो गया है इसका, ये जो मतलब एनुअल टर्नओवर, ठीक है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही है, ठीक है।
नेक्स्ट है 66। तो इसमें कहा गया है कि हाल ही में योगासन को भारत में एक प्रतिस्पर्धी खेल घोषित किया गया है। ठीक है, इस संदर्भ में योग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह भारतीय दर्शन का एक संप्रदाय है जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है। सेकेंड है कि यह यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व सूची में शामिल है। और थर्ड है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध में जो ग्रीष्मकालीन संक्रांति या उत्तर आयनात के साथ दिनांकित है। ठीक है, तो देखो सही बात है, ये 21 जून को जो ग्रीष्मकालीन संक्रांति देखने को मिलती, इसी दिन ये मनाया जाता है। और ये जो अमूर्त जो सांस्कृतिक विरासत की जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में भी शामिल है। ठीक है, तो ये हमारा सही है और फर्स्ट वाला गलत है, क्योंकि जो ये मतलब योगासन ये संप्रदाय है योगासन वाला। ठीक है, तो ये लोग विश्वास को मतलब विश्वास रखते हैं ईश्वर में। ठीक है, उनका इस अस्तित्व मानते हैं और उन्हें स्वीकार करते हैं, तो ये गलत हो गया। और ये मतलब इसने ये योगासन को एक प्रतिस्पर्धी खेल घोषित किसने किया है? तो आयुष मंत्रालय और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा इसे घोषित किया गया है। ठीक है, तो हमारे 2 और 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, हाँ 67 है। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपाय चालू खाता घाटे को कम करने में सहायक हो सकता है? तो फर्स्ट है कि विनिमय दर है, यानी एक्सचेंज रेट हो गई, कठोर मौद्रिक नीति है, हार्ड मॉनेटरी पॉलिसी, और आपूर्ति श्रृंखला में जो विद्यमान बाधाओं का निवारण करना, यानी सप्लाई चेन में। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये इसी से हम अब चालू खाते के घाटे को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 68। तो इसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी ई नैम के संदर्भ में बताना है। हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें अगर बात करें फर्स्ट वाला ऑप्शन, तो यह किसी व्यापारी को देश के सभी बाजारों में मान्य एक लाइसेंस प्रदान करता है। सेकेंड है कि सभी गोदाम व्यापार सेवाएं प्रदान करने के लिए पात्र है। और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी नेफेड ई नैम प्लेटफॉर्म के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है। तो ये गलत है, नेफेड इसका कार्यान्वयन नहीं करता है। ये आपको देखने को मिलेगा जो कृषि एवं सहकारिता कल्याण विभाग और कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा एक लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ बनाया गया है। इस ये मतलब इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, और ये कहा है कि जो सभी गोदाम व्यापार सेवाएं प्रदान करता है, तो नहीं, ई नेम ये गोदाम व्यापार सेवाएं प्रदान नहीं करता है और ना ही ये सभी बाज़ारों में लाइसेंस प्रदान करने की बात करता है। ये सभी बाज़ारों में नहीं, लेकिन उसके जो स्टेट के अंदर जितनी भी मंडियां होंगी, ठीक है, उसमें जो होंगी उसमें ये एकल लाइसेंसिंग की बात करता है। ठीक है, तो एपीएमसी एक्ट की जो ये मतलब एपीएमसी एक्ट के थ्रू इसको लाया गया था उसके बाद। ठीक है, मतलब एपीएमसी एक्ट के बाद इसे लाया गया है। ठीक है, बाद लाया गया, पहले लाया गया थोड़ा सा, मतलब 2016 में इसे लाया गया है ई नेम को, ताकि उनको जो पहले क्या होता था कि जो एपीएमसी एक्ट में था कि जो भी मंडी है, ठीक है, तो अगर जैसे ये मंडी है एक एक राज्य में ये मंडी है और कोई गांव यहाँ पर है, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा कि यहाँ पर जो मंडी होगी उसी को ये अपना माल किसान बेच सकता था। लेकिन जो एपीएमसी एक्ट ये दूसरा आया है, ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि अगर एक स्टेट के अंदर चाहे जितनी भी मंडियां हो, ठीक है, उसमें किसी भी मंडी में जाकर बेच सकता है अपना माल। ठीक है, पहले दूसरी मंडी में नहीं बेच सकता था, जिस क्षेत्र में जिसका भाग आता था वो उसी में बेच सकता था। ठीक है, तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 69। तो इसमें कहा गया कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में बताना है कि किन वस्तुओं का कॉपीराइट हो सकता है। तो फर्स्ट है पुस्तकें, फिल्में, विभिन्न ब्रांडों के प्रतीकों और लोगों और चित्रों को। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो देखो पुस्तकों पे कॉपीराइट का इशू होता है, तो इसमें जो पुस्तकें होती है उस पर कॉपीराइट होता है, फिल्मों पे कॉपीराइट होता है। ठीक है,
और इसके साथ साथ ये जो चित्र होते हैं इन पे भी कॉपीराइट होता है, लेकिन विभिन्न ब्रांडों के प्रतीकों और लोगों पे ये इस पे कॉपीराइट का इशू वाला कोई प्रोविज़न नहीं किया गया है अभी तक। ठीक है, तो हमारा इसमें सही हो गया बी वाला ऑप्शन, 1, 2 और 4। ठीक है, 3 वाला हमारा गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। तो इसमें कहा गया है कि बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पक्षों यानी ट्रिप्स के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि यह पेटेंटधारी स्वीकृति के बिना किसी पेटेंट की अनिवार्य लाइसेंसिंग और सरकारी उपयोग पर पूर्णता प्रतिनिधित्व आरोपित करता है। सेकेंड है कि यह सदस्यों को अपने देश में कुछ प्रकार के पादप और पशु संबंधी आविष्कारों को पेटेंट से बाहर रखने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो देखो ये इसमें सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही है, क्योंकि यह क्या करता है कि अपने देशों के कुछ प्रकार के पादप और पशु संबंधी आविष्कारों को पेटेंट से बाहर रखने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तब उसके अंदर नहीं रखता है। और ये हमारा फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट है ये हमारा गलत है, क्योंकि ये कहा गया है कि जो मतलब लाइसेंसिंग और सरकारी उपभोग को पूर्णता प्रतिबंधित करता है, तो नहीं, पूर्णता प्रतिबंधित नहीं करता है। इसमें एक जो ट्रिप्स का आर्टिकल 31 है, ठीक है, आर्टिकल 31 में जो चीज़ें हैं उनको शामिल करते हुए इसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि उसमें अनुमति प्रदान करता है ये। ठीक है, तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला हमारा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट है 71। तो इसमें कहा गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी भुगतान संतुलन की अदृश्य यानी इनविजिबल्स जो मदें होती हैं उसके तहत वस्तुओं के रुझान के संबंध में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि यह विगत 5 वर्षों में अंतरण में लगातार कमी हुई है, इनके मतलब ट्रांसफ़र में कमी हुई है लगातार। ठीक है, और विगत 5 वर्षों में सेवाओं में लगातार वृद्धि हुई है। तो देखो ऐसा तो यार हो नहीं सकता कि सेवा में लगातार वृद्धि हुई है और विगत वर्षों में इसमें कमी आई है। तो ऐसे क्वेश्चन यार लॉजिकली बहुत गलत होते हैं, लगातार जहाँ भी पूछ लिया जाता है। तो अगर हम देखें तो इसमें ये लॉजिकली गलत है, तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत हैं इसमें। ठीक है, इसमें उतार चढ़ाव हमेशा देखा जाता है। ठीक है, लगातार किसी चीज़ में ऐसी चीज़ों में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि ये ग्लोबल यार चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों स्टेटमेंट गलत हैं हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 72। तो इसमें सेना विमानन कोर यानी AAC के बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है कि इसे भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप वर्ष 1948 में स्थापित किया गया था। सेकेंड है कि इसके अंतर्गत केवल हथियार रहित हेलीकॉप्टरों का संचालन किया जाता है, जबकि हमले में प्रयुक्त होने वाले हेलीकॉप्टर वायुसेना द्वारा संचालित किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर इसमें हम बात करें तो देखो ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट जो है तो ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो कहा गया है कि केवल हमले में प्रयुक्त होने वाले हेलीकॉप्टर वायुसेना द्वारा संचालित होते हैं और इसमें हथियार रहित होते हैं, तो नहीं, ये हथियारबंद भी हेलीकॉप्टर इसमें अब प्रयोग किए जाने लगे हैं। 2012 से पहले ये नहीं किए जाते थे, लेकिन 2012 के बाद इसमें हथियारबंद जो हेलीकॉप्टर हैं इनका भी शामिल किया गया है। ठीक है, और ये भारत पाकिस्तान युद्ध के परिणाम स्वरूप नहीं आया था 1948 में, ये 1986 में देखने को मिला था। ठीक है, 1986 में ये आया था, जो श्रीलंका में ये लिट्टे था, यानी तमिल कम्युनिटी द्वारा श्रीलंका में जो गतिविधियां की गई थी। ठीक है, उसी के संबंध में ये भारतीय शांति सेना ऑपरेशन पवन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था उसी समय। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, गलत हैं मतलब हमारे, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। तो इसमें कहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्थशास्त्र के द फ्लाइंग गीज मॉडल का सही वर्णन करता है, यानी जो द फ्लाइंग गीज मॉडल के बारे में बताना है हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि एक प्रतिमान जिसने देशों को कोई समूह यानी पूंजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय ज्ञान है तो एक देश का अनुसरण करके आर्थिक रूप से विकसित होता है। ठीक है, सेकेंड है कि एक प्रतिमान जिसमें देशों का एक समूह वैमानिकी क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ आर्थिक रूप से विकसित होता है। सी है कि एक प्रतिमान जो तेजी से बढ़ती मुद्रास्फीति का समाधान करता है। और डी है कि एक प्रतिमान जो केंद्रीय बैंकों को गैर प्रतिदेय धन हस्तांतरण के माध्यम से अपस्फीति समाधान प्रदान करता है। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है जो द फ्लाइंग गीगा मॉडल है। ठीक है,
इसका अगर सही की बात की जाए तो ये एक प्रतिमान है जिसमें देशों के कोई समूह पूंजी प्रौद्योगिकी और प्रबंधकीय ज्ञान हेतु एक देश का अनुसरण करके आर्थिक रूप से विकसित होता है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 74। तो इसमें कहा गया कि वर्ष 1964 में स्थापित इस निकाय का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। ठीक है, और इसका उद्देश्य विकासशील देशों के व्यापार, निवेश और विकास के अवसरों को अधिकतम करना, उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था में समान आधार पर एकीकृत होने और उनके प्रयासों में सहायता प्रदान करना। तो ये किस संगठन के बारे में बात की जा रही है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून, संयुक्त राष्ट्र आयोग। ठीक है, और सेकेंड है कि अनटाक्ड यानी व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। सी है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद। डी है हमारा विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, तो अगर ये बात की जा रही है तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन है, जो ये अनटाक्ड है, अनटाक्ड। तो ये व्यापार और विकास पर संयुक्त सम्मेलन की बात की जा रही है। इसी के द्वारा आपको 1964 में इसको विकसित बनाया गया था, और ये विकासशील देशों के व्यापार और निवेश विकास के अवसरों को अधिकतम करना और उन्हें वैश्विक अर्थव्यवस्था के समान आधार पर एकीकृत करने की बात की जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट। तो इसमें कहा गया कि 75, तो इसमें प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा जो लॉन्च की गई थी, ठीक है, उसी के बारे में बताना है हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका उद्देश्य भारत में जो इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली फसलों के लाभकारी मूल्य की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। ठीक, सेकेंड है कि यह निजी एजेंसियों को राज्य अधिदेशित एमएसपी पर कुछ फसलों की खरीद करने की अनुमति देता है। तो देखो ये जो बात की जा रही है इसमें, ठीक है, तो इसमें ये देखो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये निजी एजेंसियों को राज्य अधिदेशित एमएसपी पर कुछ फसलों की खरीद की अनुमति देता है, सभी को नहीं देता है। ठीक है, और ये इसका उद्देश्य किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली फसलों की लाभकारी मूल्य को प्राप्त करने को सुनिश्चित करता है, और इसे जो है पीएम आशा को 2018 में लॉन्च किया गया था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो इसमें गेहूं, धान और मोटे अनाज की खरीद की बात की जाती थी। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए एक। ठीक है, और आप लोग अपने घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और थोड़ा सा अच्छे से अपना जो है पढ़ाई वढ़ाई भी कीजिए, क्योंकि कहीं घर से बाहर जाना नहीं है तो यार पढ़ाई तो कर ही सकते हैं। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई और प्रैक्टिस और रिवीजन कंपलसरी करना है, और इसको जारी रखना है आप लोगों को। ठीक है, तो इस बार अगर यूपीएससी हो तो धुआंधार उसमें बिल्कुल गर्दा उड़ा देना है, ये समझ लो। इस तरह से हमको इस बार अपना प्रिपरेशन कंप्लीट करना है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया है। और देखो जो पेपर की आप बात कर रहे हैं आप लोग की होगा कि नहीं होगा, तो देखो पॉसिबिलिटी है इसमें 90% पॉसिबिलिटी है कि पेपर कराएगा यूपीएससी, क्योंकि अभी डीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा उसकी स्कीम लॉन्च की गई है जिसमें 1 जून से एग्ज़ाम कराने की बात की गई है। ठीक है, तो जब डीयू जैसा विश्वविद्यालय अगर पेपर करा सकता है जिसमें कई पेपर होते हैं एकेडमिक के, ठीक है, तो यूपीएससी में जो है 90% इसीलिए चांसेस किए जा रहे हैं कि हमें लग रहा है कि ये लोग तब तक कंट्रोल कर लेंगे चीज़ें। ठीक है, क्योंकि यार ये तो बहुत जून में है, लास्ट जून में ये पेपर देखने को मिल रहा है, तो शायद पेपर होने के चांसेस 90% के ऊपर ही हैं, नीचे नहीं है। ठीक है, अगर वही 10% है कि कैंसिल हो सकता है, 90% चांसेस हैं। तो आप लोग पूछ रहे थे, कई बच्चे पूछते रहते हैं, उनको कन्फ्यूजन रहता है, तो यार देखो अपनी तैयारी फुल रखो, पेपर हो जाए तब भी आपका अच्छा होना चाहिए। ये इसमें मत पढ़ो कि पेपर होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ में बिल्कुल भी मत पढ़ो आप लोग। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई अच्छे से रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शाम को मिलेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।